हेलो टेंथ वाले बच्चों, दिस डेट 29 ऑफ अगस्त। अब सिलेबस बहुत आगे निकल चुका है हमारा। 3 साढ़े 3 4 महीने पहले स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन क्लासेस हमारा, और अब सिलेबस हमारा बहुत आगे निकल चुका है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अच्छा बच्चे भी बता रहे हैं, जैसे ऑफलाइन भी क्लास के लिए रेडी है बहुत लोग, और ऑनलाइन क्लास में भी बहुत लोग सेटिस्फाइड है। जो लोग थोड़े से दूरी पर हैं तो सेफ रहना चाहते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों ही चलते रहेगा, लाइव क्लासेस भी चलते रहेगा। आप लोग चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करते चलिए। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अब नेक्स्ट टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमने पहले चैप्टर में हम नहीं पढ़ा है, तो मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट से पढ़ लो, है ना, उसी में पढ़ा है हमने। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अच्छा, लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं इस चैप्टर में, तो लेक्चर 5 है, बताया गया था। आखिर इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हर मेटल्स हम लोग 4th क्लास से जानते हैं कि रिएक्टिव होता है। कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, ये पता लगाने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़े हमने। पहले मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ, फिर मेटल्स को पानी के साथ, और फिर मेटल्स को डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके नेचर अलग अलग मेटल्स का चेक किए हैं। और अब हमें मोटा मोटी मालूम है कि सोडियम पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम मैग्नीशियम उसके बाद आता है, फिर एल्यूमिनियम वगैरह की बारी है, और कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब कम रिएक्टिव है। ये सब हमें मालूम चल गया है 3 केमिकल रिएक्शंस के बाद। चौथे नंबर पर वो रिएक्शन हम लोगों को एक बार देखना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी में हमने सीखा था कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी ये टॉपिक समझाया गया है कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल से फ्रॉम देयर कंपाउंड, मतलब सॉल्ट से, इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा। ये एक फाइनल ब्रह्मास्त्र है कि 2 मेटल है, 2 मेटल में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ऑक्सीजन, पानी और डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाने के साथ दोनों मेटल को एक बार, एक मेटल को अलग रखो, दूसरे मेटल का सॉल्ट बनाओ। देखो, अगर एक मेटल ने दूसरे मेटल के सॉल्ट वाले सॉल्यूशन से मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है, तो वो जो मेटल है वो दूसरे वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस तरह का केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बताते हैं कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होगा। वैसे तो आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, बट अपना अपना इस चैप्टर का निकालो। इस चैप्टर में कौन सा था, इस चैप्टर का हमने पढ़ा है, इस चैप्टर में निकालो पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 है, देख लो। और एक्टिविटी नंबर है 3.12, एक्टिविटी नंबर 3.12, एक्टिविटी 3.12। देखो क्या कह रहा है एक्टिविटी 3.12 को, पढ़ो, बुक निकालो और पढ़ो। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। एक कॉपर का वायर लेना है, एक आयरन का नेल डालना है। कॉपर के वायर को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालो, और आयरन के नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालो, और थोड़े देरी के बाद 20 मिनट के बाद पूछा गया है क्या होगा। वैसे तो करके स्कूल लैब में देखना था, बट हमें ये रिएक्शन कई दिनों से पहले से भी मालूम है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है एक्वस, वो ब्लू कलर का होता है। चैप्टर 1 में भी पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। थोड़े देर के बाद 20 मिनट के बाद आप देखेंगे वो जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसका कलर जो है हम लोग देखेंगे वो फेडिश ग्रीनिश हो जाता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका कलर जो है वो फेड करता हुआ ग्रीनिश कलर का हो जाता है। वो शो करता है कि रिएक्शन हो चुका। और उसको चेक करने का और भी तरीका था, चैप्टर 1 में पढ़ा गया था। जो आयरन का नेल था उसको निकालोगे तो उसके ऊपर कॉपर जो है वो आपको जमा हुआ दिखेगा। ये शो करता है कि आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को धकेल दिया है। तो आयरन, ऐसे रिएक्शन से मालूम चलता है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल ए ने सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी को हटा करके मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया, और सॉल्ट सॉल्यूशन अगर मेटल ए का बन गया तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि मेटल ए ने ढकेल दिया है मेटल बी को। मेटल ए मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे इस क्वेश्चन में आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था। और क्या करने के लिए बोला गया था, कॉपर का वायर को आयरन सल्फेट में डालने के लिए बोला गया था।
20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तक के लिए डाले रहो, कुछ नहीं दिखेगा आपको। कॉपर को आयरन सल्फेट में कुछ नहीं दिखेगा। कॉपर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। ये साबित कर रहा है कि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है और वाइस वर्सा आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एनसीईआरटी बुक में 2-3 रिएक्शन और था। जिंक को कॉपर सल्फेट से साथ करोगे तो वहां पर भी जिंक जो है वो जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर को ढकेल देगा। लेड कॉपर क्लोराइड के साथ लेड क्लोराइड बना देगा, कॉपर को ढकेल देगा। ये बताता है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इस तरह से अब हमारे पास 4 अलग अलग रिएक्शन है। 11th 12th में जो लोग साइंस आउट करेंगे बहुत सारा और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ले जाया जाता है, बट अब हमारे पास 4 तरीका है। पहले हम लोग सारे मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ बिहेवियर देखते हैं, पानी के साथ, पानी में बताया गया था कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम वाटर के साथ, फिर आपको डाइल्यूट एसिड के साथ दिखाया गया, और उसके बाद अंत में ये ब्रह्मास्त्र तो है ही, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोटा मोटी टेंथर्स को ये मालूम होना चाहिए कि इन चारों केमिकल रिएक्शन से होते हुए हमें मालूम चलता है कि कौन सा मेटल, हर मेटल तो रिएक्टिव है, बट कौन सा मेटल थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल थोड़ा कम रिएक्टिव है। ये इन 4 केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम लोग ने जाना, और बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन्वॉल्व थे। जैसे कल नाइट्रिक एसिड वाला था, उसके पहले कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन कोल्ड वाटर था। हाउ वी कैन से एक्सपेरिमेंटली दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम था। तो कुछ और बहुत बढ़िया बढ़िया, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो ध्यान से ट्यूशन कॉपी में से नोट्स बढ़िया से बनाओ। तो इसके बाद वाला टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो टॉपिक है ये भी मैंने ये टॉपिक जब चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसी में पढ़ा दिया था। रिएक्टिविटी सीरीज वहीं पर पढ़ा दिया था, बट जिन्होंने वहां नहीं पढ़ा या फिर भूल गए हो तो उन लोग अपना रिकॉल कर लेंगे इस चीज को आगे बढ़ाते हुए। तो इस पूरे चैप्टर का 4 लेक्चर के थ्रू समरी ही यही था कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स तो रिएक्टिव है, उसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये पता लगाने के लिए 3 केमिकल रिएक्शंस किए, और भी बहुत पढ़ना है सीनियर क्लासेस में, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला एक्सपेरिमेंट किया। इससे मोटा मोटी आइडिया लग गया कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। मतलब इस लिस्ट में जो ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, नीचे जैसे जैसे आते रहेंगे वो कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव होगा। और कैसे बनाया गया है ये? आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक्सपेरिमेंट दिस रिएक्टिविटी सीरीज इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी का बुक खोल के बैठो। मेरे से जब केमिस्ट्री पढ़ो तो एनसीईआरटी का बुक खोल करके बैठो। और ये टेबल है आपका, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, हाइड्रोजन में थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट करके दिखाया हुआ रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, बट क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो उस वजह से इसको बीच में रखा गया। वैसे हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, कंपेरेबल है। जो इस हाइड्रोजन से ऊपर है उसको कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव बोला जाता है, जो हाइड्रोजन से भी नीचे है वो मेटल होने के बावजूद लीस्ट रिएक्टिव मेटल कहलाता है। अब चैप्टर 1 में मैंने एक तरीका बताया था इस लिस्ट को याद करने का। तरीका एक बार और यहाँ पर बता देता हूँ। जो लोग चैप्टर 1 मेरे से पढ़े हैं उनको ये तरीका, ट्रिक, मेथड, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट याद होगा। ऐसे था, प्लीज स्टॉप calling me a careless zebra, instead try learn how copper saves gold। इस तरह से आपको याद करना है। Please stop calling me a careless zebra, instead try learn how copper saves gold। Please stop calling me a careless zebra, instead try learn how copper saves gold। याद हो रहा है क्या? याद हो सकता है, तैयारी करोगे तो याद हो जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। प्लीज का पी है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, सी ए एल तक जाएगा तो कैल्शियम, मी अ केयरलेस
तो एक बार तो CaL तक कर चुका, तो कैल्शियम अब वाला जो होगा वो कार्बन है, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन है, फिर लेड है, हाइड्रोजन को रखें यहाँ पर, कॉपर खुद है, सिल्वर गोल्ड है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। दिस इज आवर रिएक्टिविटी सीरीज। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अब यहां तक पढ़ने के बाद हो गया है, अब हमारा इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट तो हो चुका है, बट एक बीच में एक चीज बच गया, ये सब तो याद कर लिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, सब पढ़ लिए, 5वां लेक्चर है। एक चीज थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, थोड़ा सा सोचने वाला बात था, जो लोग एक्सपर्ट बच्चा लोग वो लोग सोचा होगा, बहुत किए, बहुत रिएक्शन किए। एक बार याद करें तो पहले वाले में भी सोडियम पोटेशियम को हवा में रखे थे तो आग पकड़ लिया था, ठंडा से ठंडा पानी में रखे थे तो भी सोडियम पोटेशियम में आग लग गया था। एसिड के साथ बोला गया आपको करने ही नहीं तो बहुत भयंकर विस्फोटक रिएक्शन हो जाएगा। तो हमें मालूम तो है कि सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के, क्लास 9 में पढ़ा था। अब इन दोनों में से पोटेशियम सोडियम से कैसे रिएक्टिव ज्यादा है, ये एक सोचने वाली बात है, और ये आता भी है टेस्ट में, और यहीं पर ही इस चैप्टर का हमारा मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। 4 केमिकल रिएक्शन कर लिए, सॉल्ट वाला करके कर नहीं सकते हो, पोटेशियम सोडियम में आग पकड़ लेगा, नहीं कर सकते हैं, और ऑक्सीजन और वाटर वाले में नहीं पता चल रहा। तो अब हमारा टॉपिक यही है, हाउ पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव than sodium. How potassium is more reactive than sodium. How potassium, अभी आपने पढ़ा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इसका मतलब है P से पोटेशियम स्टॉप सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे है इसके बारे में थोड़ी सी अभी हम लोग बातें करेंगे। तो केमिस्ट्री से जहां तक करना था कर लिए, केमिस्ट्री में जहां तक करना था कर लिए, केमिस्ट्री में जहां तक कॉन्सेप्ट लगाना था लगा लिए। आंसर नहीं आया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो साइंस का एक और पोर्शन है फिजिक्स, उसको ले आते हैं, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स को ले आते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सोडियम का, इस तरह से था, ये सोडियम है, K है, L है और M सेल है, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता, क्लास 9 में हमने पढ़ा था। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8, 5, 6, 7, 8 और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये K सेल है, ये L सेल है और ये M है। और पोटेशियम का जब बनाते हैं, पोटेशियम का जब हम लोग बनाएंगे, पहला दूसरा KL M और इसके पास N भी है ना, टॉपिक नंबर 11 है ना सोडियम का, K में 2, L में 8, M में 1, पोटेशियम K में 2, L में 8, M में 8, N में 1 है, टॉपिक नंबर 11। मास 23, मास का काम नहीं है, 1939 9 में पढ़ा था। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन है, बीच में तो न्यूक्लियस है, फिर 8, 5, 6, 7, 8 और फिर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सबसे बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, K, L, M, N। इसके पास सबसे बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमने फिजिक्स के क्लास में पढ़ा था, फिजिक्स के क्लास में पढ़ा था कि सबसे जो बाहर वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, वही टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन में, वही इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बाउंडेड होता है, वही जितना जल्दी निकल जाए उतना ही ज्यादा रिएक्टिव बोला जाता है किसी भी एटम को। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीजन, पानी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, बट फिजिक्स के हिसाब से सोचे तो आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे दूर वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है, अगर वो छूट जाए तो वही इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन में। अरे यही मेटल का काम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाला निकल जाता है और केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करता है। तो जो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी निकल जाए वही उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा फिजिक्स के हिसाब से। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, इसके बीच का ये जो दूरी है पॉजिटिव से, ये दूरी R है, और यहाँ से ये जो दूरी है
ये ज़्यादा दूरी पर है। तो हमने 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला पढ़ा था, और अभी जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा उसमें कूलम्बिक फोर्स पढ़ा तो नहीं, लेकिन आपको मालूम होगा, बताया भी था, ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो भी हमने देखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव निगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा था, ये आर स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लास 9th में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था आर स्क्वायर के। ये रूल सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मासेस पे काम नहीं करता है, चार्ज के बीच में भी यही वाला फोर्स काम करता है। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कह के कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। 9th में भी बताया था, 10th में भी है। मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज के बीच में कूलम्बिक फोर्स। एफ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर आप पोटेशियम के केस में देख रहे हैं ये आर ज्यादा दूरी पर है। पोटेशियम के केस में पॉजिटिव जो कि इस निगेटिव वाले सबसे दूर वाले इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखा है, ये दूरी पर है पोटेशियम का सोडियम के कंपैरिजन में। दूरी ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, दूरी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव, और सबसे दूर वाला निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो वो फट से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। तो इन दोनों में ही आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रेडी है। लेकिन क्योंकि दूरी r जो है वो पोटेशियम में ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम का मतलब आपस में जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है वो कम है। आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी सेल छोड़ करके निकल जाएगा। और इस तरह से हम लोग फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं कि पोटेशियम सोडियम दुनिया के सबसे रिएक्टिव मेटल्स तो है, बट इन दोनों में मुकाबला हो जाए तो पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा वाली बात है। पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जहां पर नहीं काम चला वहां पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा करके काम चला लिए। वीडियो को फटाफट लाइक करो, ये समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करो और थोड़ा सपोर्ट करो दोस्तों। बच्चों ये 440 सब्सक्राइबर से किसी तरह का कोई पैकेज पेमेंट की उम्मीदें नहीं है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। और बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लास भी खुल रहा है, ऑनलाइन क्लास भी चलते रहेगा अंतिम तक, और लाइव क्लासेस भी चलता रहेगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके रखो। पेरेंट्स को फी के लिए एक बार रिकॉल भी करवाते रहो। ऑफलाइन क्लास में शुरू होने को है, तब तक घर पर सेफ रहो और सिलेबस कंप्लीट करते रहो। थैंक यू।